नमस्कार एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि साल 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है। यानी जब हम भारत के आजादी के 100 साल मना रहे होंगे उस समय तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि भारत को हर साल यानी आने वाले अगले 25 सालों तक लगातार 7.6% की रेट से ग्रो करना पड़ेगा। तो ये आरबीआई ने अपने स्टडी में खुलासा किया है। तो हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाले अगले 25 सालों में भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, उसके लिए भारत को क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पॉलिसी चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न ये है, आपको बताना है कि इनमें से किस भारत के फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट को पेश किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पी चिदम्बरम, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। आप सभी लोग अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो आप सबको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि आने वाले ये 25 साल भारत का अमृत काल है और जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे तो उस समय हमें भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है। तो उसके लिए आज से ही हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उस दिशा में काम करें। तो इसी को आधार बनाते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी किया है कि कैसे भारत 2047 तक अपने आजादी के 100वें पर एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। और इस स्टडी में आरबीआई ने यह पाया है कि अगर भारत हर साल 7.6% की दर से ग्रो करता है, उसकी जीडीपी ग्रो होती है और ये कंटिन्यू 25 साल तक ग्रो होती रहती है, तब कहीं जाकर के भारत साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है। और उस समय भारत की जो पर कैपिटा इनकम होगी वह लगभग $22,000 के आसपास होगी, जो आज के समय में लगभग $2,500 से लेकर $3,000 के बीच में जुड़ रही है। तो यह स्टडी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि डेवलप्ड कंट्री किसे कहते हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, फिलहाल दुनिया में डेवलप्ड कंट्री होने का कोई डिफिनेशन या कोई निश्चित क्राइटेरिया उपलब्ध नहीं है और दुनिया के बड़े बड़े संस्थान जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अपने अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार एक देश को डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री का दर्जा देते हैं। इनमें से कुछ संस्थान पर कैपिटा इनकम को, किसी देश के पर कैपिटा इनकम को उसके डेवलप्ड कंट्री होने का या डेवलपिंग कंट्री होने का प्रमाण मानते हैं, और कुछ संस्थान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को उस देश के डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री होने का प्रमाण मानते हैं। और इन्हीं में से एक संस्था है वर्ल्ड बैंक, जो किसी देश के पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम को उसके डेवलप्ड होने का या डेवलपिंग होने का प्रमाण मानती है। और ऐसा बताया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि अगर किसी देश की जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है वह $13,000 से ऊपर है तो उसे हाई इनकम इकोनॉमीज में गिना जाएगा, और यदि उससे नीचे है तो उसे लो इनकम इकोनॉमीज में गिना जाता है। तो अगर हम इस वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया के अनुसार आरबीआई की रिपोर्ट की तुलना करें तो आरबीआई यह कहता है कि यदि हम 7.6% की दर से अगले 25 सालों तक ग्रो करते रहेंगे तो साल 2047 तक भारत की जो पर कैपिटा इनकम होगी वह लगभग $22,000 के आसपास हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम वर्ल्ड बैंक के अनुसार एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे। और भारत की वर्तमान सरकार इस समय इस इशू को बहुत ही सीरियसली ली हुई है और भारत सरकार ने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव भी लिए हैं ताकि भारत में सुधार लाया जा सके और भारत को एक ग्रोथ के रास्ते पर ले जाया जा सके। और इसमें जो सबसे बड़ा एक पॉलिसी इनिशिएटिव है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई स्कीम, जिसके तहत भारत सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो भारत में अपने फैक्ट्री को सेटअप कर सकें और उसके बदले में उन्हें कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए पीएलआई स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक पीएम गति शक्ति योजना लाया गया है जिसमें पूरे भारत में जो भी काम चल रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे इस योजना के अंतर्गत लाया गया है ताकि कोऑर्डिनेटेड ढंग से सभी एजेंसी, सभी मिनिस्ट्रीज, सभी स्टेट एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकें। क्योंकि अभी देखिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है और उसकी वजह से होता क्या है कि जो लॉजिस्टिक्स कास्ट होता है, जैसे किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो खर्च आता है उसे लॉजिस्टिक कास्ट कहते हैं। तो वो जो कास्ट है वो भारत में बहुत ज्यादा है। यह लॉजिस्टिक्स
कास्ट भारत में लगभग 14% के आसपास है, जबकि आप अन्य इकोनॉमीज में देखिए जैसे कि चाइना में यह लगभग वहाँ पे 10% के आसपास है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ पे यह लॉजिस्टिक्स कास्ट 8% के आसपास है। इसके अलावा यूरोप की सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जर्मनी में देखें तो वहाँ पे यह लॉजिस्टिक कास्ट लगभग 4 से 6% के आसपास है। यह लगभग दुनिया में किसी बड़े देश में सबसे लोएस्ट है। तो पीएलआई स्कीम को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि भारत अपने लॉजिस्टिक्स कास्ट को कम करे, और इसके लिए भारत सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले 4 से 5 सालों में भारत के लॉजिस्टिक्स कास्ट को 14% से घटाकर उसे 8% पर लाया जाएगा। और इसी के लिए पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च किया गया है, जिसमें बहुत सारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, रिकॉर्ड मात्रा में हाईवेज बनाए जाएंगे ताकि भारत के इस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को आसानी से कम किया जा सके। क्योंकि जब तक ये कॉस्ट भारत में बहुत अधिक रहेगा तो विदेशी कंपनियां भारत में आना नहीं चाहेंगी, यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि वो अन्य इकोनॉमीज की तरफ देखेंगे जहाँ पे ये लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, भारत को एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनाने के लिए ये जरूरी है कि भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जाए, और भारत सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। और 4 से 5 सालों में जब आप देखेंगे कि भारत के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में बहुत बड़ी गिरावट आई है, तो यह आप देखेंगे कि भारत में जो फिलहाल एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग $100 बिलियन का है, वह बढ़ करके $150 बिलियन के आसपास हो जाएगा। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में एफडीआई आएगा, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां सेटअप होंगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा अगर हम भारत के ग्रोथ में चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि भारत में नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो भारत की आबादी है वो बहुत बड़ी है, और अब तो भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी हो गया है। तो इस बढ़ी हुई आबादी की वजह से भारत के नेचुरल रिसोर्सेज पर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भारत के ह्यूमन डेवलपमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि भारत की इस बड़ी पॉपुलेशन की वजह से भारत में हंगर, एजुकेशन, इनइक्वालिटी जैसी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं फिलहाल देश में मौजूद है। और इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर आप भारत के रैंक को देखते हैं तो यह पूरी दुनिया के 191 देशों में 132वें नंबर पे आता है। और आपको पता है कि बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर ही किसी देश की डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी होने को बताते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का इतना पीछे होना यह भारत के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर हम भारत में इनइक्वालिटी की बात करें तो यह बहुत ज्यादा है। अगर आप भारत में अमीर और गरीब के बीच में एक फर्क को देखें तो यह पता चलता है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि पूरी भारत की जो 57% यानी 57% जो वेल्थ है वो भारत के केवल 10% लोगों के पास है, और 40% में पूरे 90% लोग हैं। तो ये जो इनइक्वालिटी है अमीर और गरीब के बीच में भारत में, ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और भारत सरकार को इस खाई को पाटना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनइक्वालिटी को कम किए हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इनइक्वालिटी ज्यादा रहेगी तो देश में बहुत सारी समस्याएं हमेशा पैदा होती रहेंगी। तो इन सब मुद्दों को भारत सरकार को टैकल करने की आवश्यकता है, ताकि भारत के ग्रोथ को एक कांस्टेंट वे में बनाए रखा जाए, ताकि आने वाले 25 सालों तक भारत एक कांस्टेंट वे में ग्रो करता रहे और भारत एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सके। इसके लिए भारत सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सभी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि जो भारत की आबादी है वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और यहाँ पे जो युवा वर्ग है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां सेटअप करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसकी वजह से होगा क्या, लोग आगे बढ़ेंगे। जब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी, तो देश एक डेवलप्ड नेशन की तरफ और तेजी से आगे बढ़ेगा। और किसी देश को डेवलप्ड नेशन बनाने, उसकी जीडीपी को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान इनोवेशन और रिसर्च का होता है। तो जो देश इनोवेशन और रिसर्च पे ज्यादा पैसा खर्च करेगा, उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी, उसके लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करने वाले देशों की एक सूची देखें तो इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो हर साल लगभग $660 बिलियन केवल रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च करता है। तो इसी वजह से अगर आप अमेरिका को देखें तो वह मिलिट्री वाइज और इकोनॉमी वाइज दोनों तरीके से दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। और दूसरे नंबर पे जो देश आता है वो है चीन। चीन भी रिसर्च और डेवलपमेंट में अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। चीन भी हर साल लगभग $550 बिलियन केवल रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च कर देता है। यही कारण है कि आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आने वाले कुछ ही सालों में यह अमेरिका को बीट करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और तीसरे नंबर पे जो देश आता है वो है जापान, जो लगभग $200 बिलियन हर साल खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे।
और चौथे नंबर पे हमारा देश भारत आता है, जो लगभग $150 बिलियन के आसपास हर साल रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। लेकिन हमारे जैसे बड़े देश को रिसर्च और डेवलपमेंट में और ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने से काम चल नहीं पाएगा। क्योंकि देखिए, रिसर्च और डेवलपमेंट का ही नतीजा है कि अमेरिका में उसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है। जैसे आप एप्पल, अमेजन, गूगल, मेटा, इन सभी कंपनियों को ले लीजिए, तो ये सारी कंपनियां जो हैं रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं यूएस में जो रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि यही एक वजह है जब कोई देश जीडीपी में, टेक्नोलॉजी के मामले में, इनोवेशन के मामले में आगे बढ़ता है और मजबूत बनता है। यहीं से उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, और अगर वह देश एक डेवलपिंग कंट्री है तो वह डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो निश्चित तौर से भारत को चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम $200 बिलियन हर साल इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के रूप में खर्च करना चाहिए। और भारत सरकार को भी चाहिए कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे और ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। भारत सरकार की तरफ से एक पॉलिसी होनी चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर के, किस तरीके से भारत के इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो निश्चित तौर से भारत 2047 तक एक डेवलप नेशन बन सकता है, और इसके लिए भारत सरकार को समय समय पर रिक्वायरमेंट के अनुसार पॉलिसीज लानी चाहिए, ताकि भारत को एक कंटिन्यू वे में, एक कांस्टेंट वे में आगे बढ़ाया जाए। भारत की जीडीपी को आगे बढ़ाया जाए, भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारा देश केवल सिंगल डिजिट में ही नहीं, डबल डिजिट में ग्रो कर सके, ताकि भारत और तेजी से आगे बढ़ सके। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर, और प्रश्न ये था कि भारत के किस फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट को पेश किया है। तो इसका सही उत्तर पी चिदम्बरम नहीं है, सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। इन्होंने भारत में सबसे ज्यादा बार यूनियन बजट को पेश किया है, यह है लगभग 10 बार इन्होंने यूनियन बजट को पेश किया है। इसके बाद नंबर आता है पी चिदम्बरम का, जिन्होंने 9 बार यूनियन बजट को पेश किया है, और प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने 8 बार यूनियन बजट को पेश किया है। इसके बाद है निर्मला सीतारमण, हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अब तक 5 बार यूनियन बजट को पेश कर चुकी हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।